सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 18 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप सभी को पता है आर ओ का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, तो अपना सिटी देखिए, सेंटर देखिए और एक फाइनल टच दे दीजिए। ठीक है, जो भी है बढ़िया से एग्ज़ाम कीजिएगा। आई होप जो भी करंट अफेयर्स होगा आपकी इसी क्लास से आने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कल भी हमने थोड़ा सा बात किया था इसके बारे में, तो धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसमें कुल कितने जिले कवर किए जाएंगे? आपको एक योजना पता है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम? आकांक्षी जिला कार्यक्रम कब शुरू की गई थी, क्या आप बता सकते हो? वो कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 कम प्रदर्शन करने वाले, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं आंकड़े, तो 100 कम प्रदर्शन करने वाले जिलों में कृषि विकास को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादकता या कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए 2025-26 से शुरू होने वाले 6 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए अवधि क्या है, तो 6 साल के लिए शुरू होने वाला है और 24,000 करोड़ प्रतिवर्ष इसका बजट मतलब फंड इसमें रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो 24,000 करोड़ प्रतिवर्ष। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को ध्यान रखिएगा, लॉन्च हुआ है 15 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखने योग्य हैं। अब इसका देखो उद्देश्य क्या है, तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना। ठीक है, तो जो कृषि के लिए जो आप लोन लेते हो उसको सुगम बनाएगा। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, मेन फोकस यहाँ रहने वाला, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि रहने वाली है। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब थोड़ा एआई और नवीन तकनीकियों का यूज करना है। पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल की कटाई के बाद भंडारण क्षमता में वृद्धि करना। देखो जो छोटे किसान होते हैं उनको मेन प्रॉब्लम भंडारण में ही होता है, उनको अपना जो फसल होती है उसको रखने के लिए जगह ही नहीं है, उनको सीधे मंडी ला के रखना पड़ता है ना। मंडी में भी किसान 4-5 दिन हफ्ते हफ्ते भर पड़े रहते हैं अपना अनाज लेके, तो काफ़ी उनका अनाज खराब हो जाता है। तो इन सबको अच्छा काम कर रहा है किसानों की दृष्टि से ये योजना बढ़िया है। तो देखो इसमें क्या है, वित्त वर्ष 2024 में भारत के जीबीए में कृषि का योगदान 18% रहा। 18% योगदान मतलब बहुत ही, मतलब टॉप पे रहता है, मतलब सेवा के बाद एग्रीकल्चर ही है। 46.1% आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है, मतलब 46.1% जो आबादी है सिर्फ डिपेंड करती है भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर से। समझ रहे हो कितना बड़ा इलाका ये। दूध, दाल और मसालों के उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। फलों, सब्जियों, चाय, मत्स्य पालन, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास और चीनी उत्पादन भारत दूसरे स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए एक फसल के लिए आ सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट डाटा है। अब भाई आपने एक और स्कीम पढ़ी रही होगी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जो मैंने पूछा था, कमेंट किया है आपने कुछ? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये शुरुआत कब हुई थी, इसमें कितने जिले कवर किए गए थे? देखो इसका भी मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, मेनली तो यही इसका काम था, बट इसको 2018 में हमने स्टार्ट किया था। 2018 में स्टार्ट किया 112 जिलों के लिए, 112 जो पिछड़े जिले थे उन पर, मतलब उनको इसमें कवर किया गया था। तो 112 जिले इसमें, और पीएम धन धान्य योजना इसमें कितने, 100 जिले कवर किए गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए 1.7 करोड़ किसान इसमें कवर होने वाले। ठीक है, तो 1.7 करोड़ किसान इसमें कवर होंगे। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना को आपको ध्यान रखना है, बजट में भी इसका उल्लेख हुआ था और अभी इसको जारी कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। चलिए, हाल ही में 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसने? ओपल सुजाता जी ने। ठीक है, तो ओपल सुजाता जी ने जीत लिया। ओपल सुजाता ये है कि थाईलैंड से पहली बार किसी ने जीता ही अवार्ड। हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य, पहला बताओ? पहला मिजोरम हो गया, दूसरा कौन सा? गोवा हो गया, और तीसरा कौन सा? त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तीनों ध्यान रखिए। हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ठीक है, देखो काफ़ी सारे ऑपरेशन हैं, आपके आर के एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं और पेट के एग्ज़ाम में भी आने वाला है, जो 6 और 7 सितंबर को पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, एसएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही क्लास आपकी, अगस्त में एसएससी के एग्ज़ाम होने हैं ना, सीजीएल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। हाल ही में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय नए यूजीसी विनियमों के तहत भारत में अपना कैंपस खोलने वाला पहला वैश्विक विद्यालय बन गया है। इसका संबंध किससे, मतलब ये साउथहैम्पटन मैंने आपको पहले पढ़ाया था कभी कि ये यूके से इसका रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, अभी क्या है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है?
धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। गुरुग्राम में कहाँ खोला गया था सेंटर? गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के भारत परिसर का उद्घाटन हुआ। तो गुरुग्राम ध्यान रखिएगा। और यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक सार्वजनिक अनुसंधान विश्वविद्यालय, ठीक है, जो क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 100 में आती है। तो मतलब काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के 5 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, ठीक है। और देखो इससे पहले भी कौन कौन से विश्वविद्यालय आ चुके हैं भारत में। तो एक तो आपको मैंने डीकेन यूनिवर्सिटी पढ़ाई थी, ऑस्ट्रेलिया की, और बोलोंगोंग यूनिवर्सिटी, ये भी ऑस्ट्रेलिया के गिफ्ट सिटी गुजरात में इनका उद्घाटन हुआ था। अब देखो इनको मतलब किससे विनियमन होने वाला है, तो भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के कैंपस की स्थापना और संचालन विनियमन 2023 यूजीसी ने इसको लॉन्च किया था। इसी के तहत इनका रेगुलेशन होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो साउथहैम्पटन यूके की यूनिवर्सिटी है, जो कि गुरुग्राम में इसका परिसर खुलने जा रहा है भारत में, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी मेन इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत का इसमें 10वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80 सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, 80वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो बताओ भाई, एनालोना बैरबॉक। तो एनालेना बैरबॉक इनका नाम याद रखिएगा। ये कहाँ की हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो बैरबॉक जी कहाँ की हैं? ये आपकी जर्मनी से हैं, ठीक है, जर्मनी, इनको ध्यान रखिएगा। हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था कल, ठीक है, बताया था। तो कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गए थे, इसलिए मैंने इसको वापस से दोबारा ऐड किया, ठीक है। तो 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो देखो, कलिंग रत्न पुरस्कार जो होता है, तो 15 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके आदि कवि सरला दास जी की, ठीक है, तो आदि कवि सरला दास जी की जयंती पर सम्मान किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया, ठीक है। अच्छा, इसको भी 2024 ही तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो ये दिया 25 में गया है, बट है ये 24 का अवार्ड, ठीक है। यहाँ पर भी आप 24 ही कर लो, ठीक है। चलो, ठीक है, और कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना 2024 इसको प्रदान किया गया। अब देखो, आदि कवि सरला जी को आप हल्के मत लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। इसका होस्ट कहाँ हुआ? तो कटक उड़ीसा। कलिंग का मतलब उड़ीसा ही होता है, ठीक है। तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है ना, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में जानने को मिलती है। 261 ईसा पूर्व, याद है सब। इसका निर्माण 1952 में, ठीक है, 1952 से इसकी शुरुआत हुई। भारत में कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक बीजू पटनायक के दान के बाद किया गया, ठीक है। तो जो कलिंगा ट्रस्ट फाउंडेशन बना, वैसे 1952 में इसकी शुरुआत हो गई कलिंग रत्न पुरस्कार की। और देखो, आदि कवि सरला दास हैं कौन? इनके बारे में क्यों जानना जरूरी है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इनको आदि कवि या उड़ीसा साहित्य के पहले कवि, ठीक है, तो उड़िया साहित्य के पहले कवि के नाम से जानते हैं, जिन्हें उड़िया में महाभारत की एक क्षेत्रीय पुनर्कथन की रचना करने का श्रेय है। तो मतलब इन्होंने महाभारत का उड़िया में रचना की है। तो ये भी इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये उड़िया साहित्य के पहले कवि के नाम से जान जाते हैं, आदि कवि सरला दास। इन्हीं के जन्म दिवस पर ये आयोजन किया गया था कार्यक्रम। अब देखो, इसमें 2 अवार्ड दिए गए आपको, मेनली 2 अवार्ड दिए गए, दोनों के बारे में देखो। तो पहला हो गया कलिंग रत्न पुरस्कार 2024। तो किस संस्था ने प्रदान किया? तो सरला साहित्य संसद द्वारा सम्मानित हुए। महत्व क्या है? साहित्य, शिक्षा और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। प्राप्तकर्ता कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए। किस लिए दिया गया? जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसमें काम इन्होंने अच्छा किया, उस वजह से इनको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से धर्मेंद्र प्रधान जी को सम्मानित किया गया। और दूसरा अवार्ड कौन सा है? सरला सम्मान 2024। तो प्राप्तकर्ता कौन है? श्री विजय नायक। इनको ध्यान रखिएगा, आप लोग भूलना मत, मैं फिर से कह रहा हूँ। योगदान उड़िया साहित्य में उनके महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए स्वीकार किया गया, ठीक है। चलिए, तो श्री विजय नायक जी को सरला सम्मान 2024 मिला और धर्मेंद्र प्रधान जी को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मार्क कीजिएगा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको प्रदान किया है, ठीक है, आप इमेज देख सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में भारत ने एआई प्रशंसा दिवस 2025 कब मनाया? देखो, ऐसा नहीं है विश्व में पहले से मनाया जा रहा है, तो विश्व स्तर पर पहले से कब? ये हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो 16 जुलाई को सेलिब्रेट होता है।
अब ये क्या है सर? तो भारत ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शासन और कृषि जैसे क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता में देश की तीव्र प्रगति को उजागर करने के लिए, ठीक है, मतलब हर क्षेत्र में जो एआई की तीव्र प्रगति हुई है उसको सेलिब्रेट करने के लिए 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस, मतलब एआई की प्रशंसा करने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक प्रभाव का सम्मान करने के लिए एआई हार्ट एलएलसी द्वारा 2021 में इस एआई प्रशंसा दिवस की स्थापना हुई, ठीक है। तो मतलब 2021 से ये सेलिब्रेट हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह एक प्रकार का वार्षिक कार्यक्रम है जो समाज में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका को मान्यता देता है। इसके उद्देश्य क्या है? देखो, शासन और सेवा में एआई से समावेशी विकास को बढ़ावा देना और एआई प्रौद्योगिकियों में युवाओं की भागीदारी और कौशल को प्रोत्साहित करना। तो मेनली जो युवा ही है वही एआई को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो एआई तो देखो एक प्रकार से अगर आप इसका अच्छे से यूज करो तो बहुत चीज़ें आसान होने वाली है। आप कोई भी एरिया ले लो यार, तुम कुछ भी ले लो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, शासन हो। अब मैं तो कहता हूँ घर बैठे आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ठीक कर सकते हो भाई। उसमें एआई में आप फोटो डालो, वो सब बता देता है क्या दिक्कत है। तो एआई काफ़ी तेज़ है बट इससे काफ़ी नुकसान भी है ह्यूमन जनरेशन को एक तरह से। मतलब अब सोशल मीडिया तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका, वहाँ पर क्या सही है क्या गलत है कुछ भी ट्रस्टेड नहीं है, बहुत ही गलत हो गया। मतलब वो तो बेकार हो गया, वहाँ घुसना मतलब आप एक भ्रम की दुनिया में जीना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचना भी ज़रूरी है। चलिए, हाल ही में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे जहाज आईएनएस निर्देशक का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है भैया? तो ये कौन सा पोत था? तो आईएनएस संध्याक था, है ना, आईएनएस संध्याक था। इसका कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ है? तो ये विशाखापत्तनम में हुआ है, ठीक है। तो विशाखापत्तनम में इसका समारोह हुआ है। हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। तो प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला ये बताओ भाई? तो ये प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसको मिल गया है? तो ये राम मंदिर को मिला है, इसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो राम मंदिर को ये अवार्ड मिला। बुकर पुरस्कार 2025, ये कमेंट यार तुम लोगों को करना चाहिए मुझे लगता है ना। तुम लोग बताओ, इसका आंसर तुम लोग करो। और सारी चीज़ देखो किसको मिला, किस कृति के लिए मिला और उसका ट्रांसलेशन किसने किया और बुकर पुरस्कार प्रदान कौन करता। बुकर पुरस्कार के बारे में मुझे पूरा जो इतिहास भूगोल आप जानते हो ना सब बता देना कमेंट में, ठीक है। टाइप करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किसने शुरू की है? ठीक है, तो बताइए भाई। तो हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट टू टैकल हेरिडेटरी डिसीज। मतलब देखो जो जनजातियों में वो एक बीमारी है ना, मतलब सटीक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, ठीक है, चिकित्सा जो है उसका लेवल बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो गुजरात के 17 जिलों में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। गुजरात के 17 जिलों में 2000 जनजातीय व्यक्तियों के जीनोम को अनुक्रमित करने हेतु एक अग्रणी जीनोम अनुसंधान पहल चलाई गई है, ठीक है। तो गुजरात में चलाई गई और ये भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी बन जाती है आपके लिए। कार्यान्वयन कौन करने वाला है? तो गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाना है। और इसका काम क्या होने वाला है? तो वंशानुगत विकारों से जुड़े आनुवांशिक जोखिम चिन्हों की पहचान करना। आप आनुवांशिक बीमारियों के नाम जानते हो, जैसे रक्त की लाल कोशिकाओं की कमी, आरबीसी डिग्रेडेशन, थैलेसीमिया। अच्छा, इसका संबंध किससे है? इसका थैलेसीमिया का संबंध आप जानते हो किससे? पढ़ाया है मैंने बहुत बार। सिकल सेल एनीमिया, इसमें भी बताओ, इसमें जो आरबीसी का साइज ये होता है बट इसमें इस बीमारी के बाद आपको सी आकार की हो जाती है ना, हंसिया आकार की आरबीसी हो जाती है। तो ये सब आनुवांशिक रोग हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और ये पहली जनजातीय जीनोम परियोजना कहाँ? गुजरात में स्टार्ट की गई है। तो गुजरात के 17 जिलों में 2000 जनजातीय व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए, ICAR बताओ भाई का 97वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ICAR की स्थापना कब हुई थी भैया? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई को, ठीक है। तो 16 जुलाई को 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। और जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं ना, उसके मतलब पदेन सभापति होते हैं, पदेन हेड होते हैं, ठीक है। तो चलो, हाल ही में अनुसंधान क्या लिखा है यार, ये राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप घोषणा कितने साल के लिए की है? देखो ये योजना भी घोषणा की गई है 5 साल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा YD1 का संबंध किससे है? YD1
देखो YD1 का संबंध किससे है, तो इसको बता सकते हो आप, इमेज देख के बता दो भाई किससे है। तो YD1 भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर होने वाली है, ठीक है। तो YD1 भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर होने वाली है। तो पहला स्वदेशी रूप से विकसित सटीक निर्मित मोनोट्यूब कठोर फ्रेम, ठीक है। तो मोनोट्यूब कठोर फ्रेम व्हील चेयर है, ये आप देख सकते हो इमेज में, ऐसी होने वाली है। इसका निर्माण किसने किया, IIT मद्रास के TT के सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन रिसर्च एंड डिवाइस डेवलपमेंट, R2D2 के नाम से जानते हैं, ये पूछा नहीं जाएगा, IIT मद्रास ध्यान रखिएगा। और किस स्टार्टअप साथ मिला, थ्रू मोबिलिटी, ठीक है। थ्रू मोबिलिटी के साथ सहयोग से इसका विकास किया गया है। इसका वजन कितना, मात्र 9 किलोग्राम इसका वजन होने वाला है, और 120 किलोग्राम तक इसकी क्षमता, मतलब 120 किलोग्राम तक इसमें भार सहनीय है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखें। तो YD1 का संबंध किससे है, व्हील चेयर से है, ठीक है। तो फ्लो में तुम लोग ड्रोन मत करना, ना ही मिसाइल करना, क्योंकि आपको पता है इस समय ड्रोन और मिसाइल का परीक्षण ही होता है ज़्यादातर, है ना। चलिए, हाल ही में बताओ भाई ये क्वेश्चन, तनिम बार द्वीप समूह क्षेत्र के तट पर 6.7 तीव्रता का भूकंप आया, कहाँ भैया, भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता है ना, तो ये कहाँ है, इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया ध्यान रखिएगा। अच्छा यार, RO वाले जो है ना, तो वो हिंदी को हल्के में मत लेना, वो बढ़िया से तैयार रखना, उसमें आपको 55 प्लस स्कोर करना ही है अगर सिलेक्शन चाहिए हिंदी में, ठीक है। वहाँ आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, और थोड़ा धैर्य के साथ पेपर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस होगा और जल्दी जल्दी में आप गलत मार्क कर दोगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर पेपर ख़त्म करते करते आपको ध्यान आता है, अरे शिट यार मैंने ये क्या कर दिया। तो वो थोड़ा आप पहले ही आराम से थोड़ा कूल रहिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम की तरह दीजिएगा, प्रेशर रहता है, ऑब्वियसली प्रेशर रहता है, बट थोड़ा खुद पर संयम रखिएगा। भारत ने देश में जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस सह उत्पादन के लिए किससे अनुरोध किया है, तो ये USA से कहा है कि भैया यार करते हैं, बनाते हैं यार, और कुछ है ना। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार तुम लोग इस क्लास को लाइक करना, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि 1 घंटे की क्लास को मैं आपको 15 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, तो आपका कितना टाइम बच रहा है, और मैं, चलो बाकी आप समझदार हो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर RO एग्ज़ाम्स, ठीक है। CGL के भी हैं, SSC के CGL एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं, पेट का भी एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम लगे पड़े हैं, अब रेस्ट करने का टाइम नहीं है। चलिए, सो हैव अ गुड डे।